डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे मार्केट एनवायरनमेंट की। और मार्केट एनवायरनमेंट की दो बड़ी कैटेगरीज हैं। एक को हम मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं और दूसरे को हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट को फर्दर हम दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। सेकंड जो लेयर है उसे हम सोसाइटल एनवायरनमेंट कहते हैं। इसी तरह से जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसकी भी दो लेयर्स हैं। पहली टास्क एनवायरनमेंट कहलाती है और दूसरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ होती है। तो यूं मार्केट का जो एनवायरनमेंट है उसकी चार लेयर्स हैं: नेचुरल, सोसाइटल, टास्क और ऑर्गेनाइजेशन। पहली जो दो हैं उन्हें हम मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी बड़ा एनवायरनमेंट। और जो दूसरी दो हैं इन्हें हम माइक्रो एनवायरनमेंट या छोटा एनवायरनमेंट कहते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस की प्रैक्टिसेस को अफेक्ट करता है। अब हम शुरू करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट से। और मैंने आपको बताया था कि मैक्रो एनवायरनमेंट की दो लेयर्स हैं। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसे हम देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट से मुराद आपके वो तमाम चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पे पाई जाती हैं, जैसे लैंड है। अब लैंड जो है वो प्लेन एरिया भी हो सकता है, हिली एरिया भी हो सकता है, माउंटेन्स हो सकती हैं, वैलीज़ हो सकती हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली ही उस मुल्क में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो मौजूद होता है। इसी तरह से जो व्हीकल्स हैं, प्लेन एरियाज़ में जो कार्स हैं वो ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंट नज़र आती हैं, लेकिन हिली एरियाज़ में कार्स की निस्बत जो जीप्स हैं वो एक बेहतर व्हीकल समझी जाती है। इसी तरह जो प्लेन एरियाज़ हैं उसमें कंस्ट्रक्शन का एक बेसिक यूनिट आप देखते हैं कि ब्रिक है, जो कि मिट्टी से बनती है और वो मिट्टी प्लेन एरियाज़ में मौजूद होती है। जबकि जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बेसिक यूनिट ब्रिक की बजाय स्टोन होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टोन्स जो है वो फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो क्रश है, जिसे बजरी भी कहा जाता है, ये ज़्यादातर सरगोदा और मारगला जो है इन एरियाज़ में मिलती है। तो वहाँ पे इसका रेट बहुत कम होता है, लेकिन जब ये प्लेन एरियाज़ में यानी लाहौर में या इस तरह के दूसरे शहरों में आती है तो इसका रेट आलमोस्ट डबल हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। फिर आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में कितनी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, लाइक रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, सी। क्योंकि एक तो पानी से हम बिजली बना सकते हैं जिसे हाइड्रोलिक पावर भी कहते हैं, एंड दैट इज़ इकोनॉमिकल। हमें ये भी देखना है कि अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ वाटर कितनी है फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल यूज़। इसी तरह से बाज़ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ कोई ना कोई समंदर जो है वो लग रहा है, जैसे पाकिस्तान के साथ अरेबियन सी लगता है। लेकिन बाज़ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनके साथ समंदर नहीं लगता और इन्हें हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहते हैं। अब लैंड लॉक कंट्रीज़ में प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के 5 डिफरेंट मीन्स हैं। एयर है, रेल है, रोड है, वाटर है और पाइप है। और इनमें सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल जो है वो वाटर है। तो जो कंट्रीज़ किसी न किसी समंदर के साथ मौजूद होते हैं उनको एक बड़ा एज मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होने का, जबकि लैंड लॉक कंट्रीज़ जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस हैं, जैसे हॉट है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, कितनी ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो पाकिस्तान में चूँकि सनशाइन बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होती है, साल में कोई 8-9 माह तो रहती है, तो सोलर एनर्जी जो है उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ख़ास तौर पे जो सेंट्रल और साउदर्न पंजाब है वहाँ पर। इसी तरह से जो सिंध में आप चले जाएँ तो वहाँ पे विंड एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। फिर सॉइल किस तरह की है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है। और यही रीज़न है कि मुल्तान का जो आम है वो मशहूर है, वो उसके पीछे उसकी नेचुरल कंडीशंस हैं, सॉइल भी है, उसकी क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस भी हैं। इसी तरह से सिट्रस फूड, मौसमी, माल्टा वगैरह ये सरगोदा का मशहूर है। गंदम जो है वो ज़िला शेखुपुरा में अच्छी होती है और जो राइस हैं वो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में अच्छे होते हैं। और उसके मुताबिक ही जो सीड्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनकी ज़रूरत को देखा जाता है। फिर हमारे प्लांट्स हैं, कौन सी वेजिटेबल्स हैं, कौन से फ्रूट्स यहाँ पे होते हैं, ट्रीज़ कौन से हैं, फ्लावर्स किस तरह के हैं, कौन सी क्रॉप्स होती हैं।
तो मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से इनको बाज़ दफ़ा कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और कॉटन जो है उसको हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज और मिनरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जिस मुल्क में जितना ज़्यादा ऑयल, गैस, गोल्ड या जो अदर प्रीशियस मेटल्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, तो उतनी ही उसकी इकॉनमी अच्छी समझी जाती है। फिर कौन से एनिमल्स हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ किस तरह की है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट कि नेचुरल डिज़ास्टर्स कौन कौन से होते हैं। क्या उस मुल्क में फ्लड्स आते हैं, बड़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, अर्थक्वेक किस तरह का होता है, किस जोन पे वो वाक़या है, इंटेंसिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट ज़रूर कर रही होती हैं।